बंगाल, क्या इमेज बनी नाम सुन करके। क्या लोकेशन है बंगाल का। क्या समुद्र के किनारे भारत के पूर्व में स्थित बंगाल राज्य आपको नहीं लगता कि एक सबसे समृद्ध प्रदेश हुआ करता है आज भी। जिस बंगाल की मैं बात कर रहा हूं वो आप आधा समझ पा रहे हैं, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल को समझ पा रहे हैं, आप ममता दीदी को समझ पा रहे हैं, इमेज आपने यही बनाया है। पर मैं संपूर्ण बंगाल की बात कर रहा हूं, और संपूर्ण बंगाल जिसमें आज का बिहार भी शामिल है, असम का भी क्षेत्र शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल है और उड़ीसा का भी एक बड़ा क्षेत्र शामिल था। बंगाल वैदिक पीरियड से ही बंगाल भारत का एक समृद्धतम प्रदेश रहा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी कई सारी नदियों का संगम बंगाल में होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उर्वरकता लिए हुए है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी इस बेल्ट में पाई जाती थी। अंग्रेज किसी न किसी तरह भारत के इस समृद्धतम प्रदेश को अपने अधीन करना चाहते थे। दरअसल अंग्रेज सिर्फ इकोनॉमिकल प्रॉफिट चाहते थे, मगर इकोनॉमिकल प्रॉफिट पाने के लिए, आर्थिक संसाधन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता में या तो अपना पपेट हो या हम स्वयं सत्ता में आए। सबसे पहले बंगाल ही था वो प्रदेश जो मुगलों से आजाद हुआ, मगर सबसे पहले बंगाल ही था वो प्रदेश जो अंग्रेजों का गुलाम बना। बंगाल को हम आधुनिक भारत की भूमि भी कह सकते हैं। बंगाल में ही सबसे पहले भारत में आधुनिकता ने जन्म लिया। सबसे पहले आधुनिक शिक्षा की शुरुआत बंगाल से हुई। सबसे पहले आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ बंगाल से हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ बंगाल से हुआ। एक नई आधुनिक सोच, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की धर्म और संस्कृति को शिकागो तक और शिकागो के माध्यम से, धर्म सभा के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया, विवेकानंद, उनके भी विचारों का जो स्वरूप था वो बंगाल ने ही निर्मित किया था। बंगाल वो भूमि थी जहां भारत में आधुनिकता का जन्म हुआ। मगर मुगलों के पतन के बाद ऐसा क्या हुआ कि बंगाल अंग्रेजों के अधीन चला गया, और क्या इसमें बंगाल के नवाबों की कुछ भूमिका थी? इसी पर आधारित है हमारी ये क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आधुनिक भारत की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और साथ ही साथ में आप लोग सीख भी रहे होंगे। भाई, सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप कितना भी बड़े बन जाओ, सीखने की ललक आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। जैसे एक बच्चा रोज़ कुछ न कुछ सीखने के लिए स्कूल जाता है और धीरे धीरे वो अपने अंदर ज्ञान को समाहित करता है, वैसे ही हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हम भी ज़िंदगी के स्कूल में रोज़ जाते हैं, और ज़िंदगी अपने आप में एक मास्टर है जो हमें रोज़ कुछ न कुछ सिखाती है। सीखना जिंदगी को तरक्की की ओर ले जाने का पहला प्रयास माना जाता है। अगर लर्निंग नहीं है तो ज़िंदगी में किसी तरह की अर्निंग नहीं होगी। लर्निंग को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत बना लो। तो चलिए, आधुनिक भारत की सीरीज में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 पर, और इस चैप्टर नंबर 10 में हम लोग आज बंगाल की कहानी को समझेंगे, सिराजुद्दौला की कहानी को समझेंगे, ब्लैक होल की घटना को समझेंगे, मीर जाफ़र के षड्यंत्र को समझेंगे, मीर कासिम की महत्वाकांक्षा को समझेंगे,
प्लासी के युद्ध के विश्वासघात को समझेंगे, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की युद्ध की नीति को समझेंगे, बंगाल में अंग्रेजों का द्वैध शासन समझेंगे और कैसे भारत के प्रदेश एक एक करके गुलाम होते गए, ये तो आपने देख ही चुके हैं। बंगाल भी कैसे गुलाम बना, इसको भी समझेंगे। तो ये सीरीज जो है टॉपिक नंबर 10 आपके 2-3 वीडियोस में कंप्लीट होगा, ध्यान रखना है ना। आज हमारा फोकस जो है वो बंगाल के नवाब और प्लासी की लड़ाई पर इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, बंगाल भारत मुगल सल्तनत टूटने लगा, तो उसके बाद में बंगाल में जो है वो कई सारे लोग शासक बने और नवाब बने। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने पहला व्यक्ति था जिसने बंगाल को स्वतंत्र किया। उसके बाद में सुजाउद्दीन उसका पुत्र आया, सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खां आया, सरफराज खां के बाद में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अच्छा, सरफराज खां का ही एक दामाद था मीर कासिम, है ना, यानी कि अलीवर्दी खां का जीजा था मीर कासिम, ठीक है ना। अच्छा, फिर आया अलीवर्दी खां की बेटी थी अमीना बेगम, और अमीना बेगम का एक बेटा था जिसका नाम है सिराजुद्दौला। तो जो अलीवर्दी खां था उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी बेटी यानी अमीना बेगम का बेटा सिराजुद्दौला जो किसका नाती था, उसको अडॉप्ट करके इसने बंगाल का नवाब बनाया था। और यही एक साथ बड़ी दुर्घटना इसके साथ हो गई थी। अब सिराजुद्दौला के बाद में आता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र 2 बार बनता है, ध्यान रखना, मीर जाफ़र 2 बार बंगाल का नवाब बनता है। तो मीर जाफ़र जो है पहली बार बना था 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, और 3 साल रहा। फिर से बंगाल की क्रांति हुई, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम को हटा करके फिर से 1763 से 65 तक मीर जाफ़र बना, 2 दफ़ा बंगाल का नवाब बना। मीर जाफ़र के बाद में जो उसका जो उत्तराधिकारी बना वो निज़ामुद्दौला, ठीक है, उसके बाद में सैफुद्दौला और उसके बाद में मोहम्मद मौर खान। तो निज़ामुद्दौला फिर मोहम्मद मौर खान बना, और मोहम्मद मौर खान के बाद में जो हमारा जो शासक बना 17 से सैफुद्दौला और मौर खान। तो इस तरह से ये कुछ राजाओं के नाम हैं जो आपको याद रखना है। सबसे अंतिम था मोहम्मद मौर खान। अब ना दोस्तों हम बात करें कि बंगाल के कौन कौन से सूबेदार रहे। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिएगा कि बंगाल के सूबेदार कौन कौन थे। बंगाल में जब औरंगजेब या हम कहें मुग़ल सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, तो अब यहाँ पर 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है कि बंगाल का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर है बंगाल ने अंग्रेजों को कैसे जीता, है ना। तो वो चीज़ एक अलग साइड रखते हैं। अभी फिलहाल में बंगाल के नवाबों पर बात करेंगे। बंगाल का नवाब होना मतलब सबसे समृद्धतम प्रांत का नवाब होना, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बंगाल में थे, समुद्र के किनारे होने के कारण व्यापार बहुत अच्छा था, ट्रेड ओरिएंटेड स्टेट था बंगाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जो मैंने कहा मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बम्पर होता है। सुंदरबन का डेल्टाई बेल्ट है, तो बंगाल को हासिल करना हर कोई चाहता था। अब इसकी शुरुआत होती है औरंगजेब जब जिंदा था, तो औरंगजेब ने क्या किया कि मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया था, मुर्शिद कुली खान को। अब मुर्शिद कुली खां थोड़ा पॉलिटिकल एम्बिशियस बंदा था, महत्वाकांक्षी था। मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों का सूबेदार था, ठीक है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो आपको पता है कि मुगलिया सल्तनत टूटने लगा, बिखरने लगा। तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में ही बंगाल क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले याद रखना, मुगलों का वो प्रांत जो सबसे पहले स्वतंत्र राज्य बना, इट वॉज द बंगाल, वो बंगाल था, ठीक। अब मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। अब उसने जब वो सूबेदार था तभी उसने बंगाल की राजधानी भी बदली थी। पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, ढाका आज जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से उसने शिफ्ट कर दिया था मुर्शिदाबाद में, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खां जो था, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक नई जमींदारी प्रथा का भी स्थापना किया था, जिसकी वजह से बंगाल में जो है एक नया वर्ग जमींदार कुलीन वर्ग पैदा हुआ। यही तो कारण था कि बंगाल में जमींदारी व्यवस्था
स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने भी शुरू किया था, सबसे पहले बंगाल में ही शुरू किया था। उसके पीछे कारण था, ये कारण था कि उसके जो पहले के कुछ अंश थे जमींदारी व्यवस्था के, वो बंगाल में मौजूद थे। ठीक, अब मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजाजतदारी व्यवस्था के प्रारंभ किया। मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा और डिटेल से अगर हम पढ़ें तो दो बातें यहाँ बस आपको दिमाग में रखना है कि इसे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार था, स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था ये। इसके बाद वो खुद इंडिपेंडेंट बन गया और ढाका से राजधानी इसने मकसूदाबाद को बाद में नाम दे दिया क्या, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खां की कहानी। अब इतना सफिशिएंट है आप लोग प्रीलिम्स या मेंस के हिसाब से। अब मुर्शिद कुली खां ने 1727 तक रहा। इसके समय पर 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह हुआ था सीताराम राय का, उदय नारायण और गुलाब मोहम्मद का। दूसरा विद्रोह सुजात खां का, तीसरा नजात खां का। और ये विद्रोह जो थे वो एक तरह से हम कहें तो जमींदारों के खिलाफ। इसने क्या किया था कि जमींदारी व्यवस्था को जो है ना निजी तौर पर दे दिया, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम निजी लोगों को दे दिया था, एक परमानेंट सेटलमेंट की तरह। तो कई लोगों का असंतुष्ट हुआ, उस वजह से विद्रोह भी हुआ। इसने किसानों को संतुष्टि देने के लिए तकावी लोन्स भी दिए थे। अब मुर्शिद कुली खां के बाद में यहाँ से कहानी शुरू होती सुजाउद्दीन की। 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन वहाँ का बंगाल का नवाब रहा। दरअसल ये मुर्शिद कुली खां का क्या था, दामाद था। 1733 में बिहार का पूरा इसको काम मिल गया। इसने सुजाउद्दीन का पुत्र जो था सरफराज खां बाद में बंगाल का नवाब बना 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद। अब सरफराज खां का के समय पर जो बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम था क्या, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया। तो गिरिया का युद्ध याद रखना, सरफराज खां वर्सेस अलीवर्दी खां, जो 1740 में हुआ। और इसमें अलीवर्दी खां जो है वो जीत गया और सरफराज खां को मारकर अलीवर्दी खां बन गया बंगाल का एक स्वतंत्र नवाब। और अलीवर्दी खां का नवाब बनना बंगाल के लिए थोड़ा अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि जो अलीवर्दी खां था ये एक समझदार व्यक्ति था। 1740 में नवाब बन गया, 1756 तक रहा। अब अलीवर्दी खां जो था ना, उसने क्या किया कि मुगलों को पहले तो टैक्स देना बंद कर दिया। अच्छा, ये 1740 का टाइम है, वो टाइम था जब मराठे बड़े पावरफुल थे। तो मराठों ने क्या किया, बंगाल पर बार बार अटैक करना शुरू किया। बार बार उनके घोड़े जो है बंगाल तक दौड़ लगाते। तो इसने कहा इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें। कैसे निकाले, उसने मराठों से संधि कर ली और मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया और उड़ीसा वाला क्षेत्र दे दिया मराठों को। ठीक है, तो मराठों के राजा एक से रघुजी के साथ में संधि कर दी, रघुजी भोसले के साथ में, और उनको बोल दिया कि भाई आप ये उड़ीसा ले लो और हम उसको चौथ से दे देंगे आपको। मराठे खुश हो गए। इसके समय पर बंगाल में ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का जो है उत्कर्ष का दौर था। कई सारे सेटलमेंट बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के थे, वो आप पढ़ चुके हो किस तरह से अंग्रेजों ने जो 1717 के फर्रुखसियर के फरमान का फ़ायदा उठाया था, है ना। फिर किस तरह से फ्रांसीसियों की वहाँ पर सेटलमेंट थी, अंग्रेजों की सेटलमेंट थी। हुगली, खासतौर पे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता में फोर्ट विलियम अंग्रेजों का एक वो था, किला था। अच्छा, इस समय पर यहाँ फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों का थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, है ना। तो वो उनका आपस में मतभेद बढ़ रहा था और इसने क्या किया था कि अंग्रेजों को न छेड़ने की कोशिश की। उसने कहा यार अंग्रेज लोगों को मत छेड़ो। इसका स्टेटमेंट था अलीवर्दी खां का कि अंग्रेज जो हैं वो मधुमक्खी के समान हैं। ठीक है, मधुमक्खी के समान हैं। अगर इनको छेड़ा तो ये काट काट के मार डालेंगे और नहीं छेड़ा तो ये आपको हनी देंगे, हनी, शहद। इसका स्टेटमेंट दिमाग में रखिएगा। तो इसने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ में ज़्यादा कुछ झगड़ा नहीं किया। इसके समय बंगाल इतना पावरफुल बन गया, इतना समृद्धशाली बन गया कि उसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा। अब हुआ ये कि रघुजी के साथ तो संधि करके मराठों से टेंशन फ्री हो गया, मगर अलीवर्दी खां जब मृत्यु हुआ तो मैंने कहा कि उसकी एक पुत्री थी और उसका कोई बेटा नहीं था। तो उसने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और यहीं से बंगाल की कहानी में एक
ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल बंगाल के अलीवर्दी खां के समय पर उसके उत्तराधिकारी को लेकर के कई सारे मतभेद रहते रहे हैं। सिराजुद्दौला को उसने शासक तो बना दिया, नवाब तो बना दिया, मगर जो है कुछ लोग उसके नवाब बनने के इस निर्णय को चुनौती देते हैं, जैसे रायदुर्लभ, ठीक, घसीटी बेगम जो कि इसकी मौसी थी, शौकत जंग पूर्णिया का गवर्नर था, ये राजे थे वहाँ के। तो इन्होंने जो है इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। अब हुआ ये कि जब बंगाल में ख़ास तौर पे जब अलीवर्दी खां का हटा और सिराजुद्दौला शासक बना, तो उस समय पर ना उसका सबसे बड़ा शत्रु एक व्यक्ति था, वो था मीर जाफ़र, जो कि एक तरह से उसका रिश्तेदार भी था और बंगाल की सेना का सेनापति भी था। इसके अलावा उसके जो कुछ दूसरे जो विरोधी लोग थे, जिनमें मैंने नाम लिया रायदुर्लभ और दूसरे लोग, वो लोग भी इसके खिलाफ थे। घसीटी बेगम तो थी। उस समय पर फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में झगड़ा भी चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि अपना जो किला था फोर्ट विलियम के आसपास जो है ना खाई बना ली, ठीक है, और ऊपर परकोटे पर ना तोपें चढ़ा दी सिक्योरिटी के लिए। अब भाई इसने सब देखा है सब चीज़ें। अच्छा, उस समय पर ना एक चीज़ ये भी चल रहा था, वो था दस्तक क्या था कि आपको याद होगा 1717 में जो है फर्रुखसियर ने एक व्यापारिक अधिकार दिया था अंग्रेज़ों को। उस व्यापारिक अधिकार में ये था कि अंग्रेज़ों को जो है एनुअली कुछ पैसा देना था, उसके बदले वो लोग फ्री ट्रेड कर सकते थे। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था कि एक बढ़िया एक जो जहाँ चेक पोस्ट होता था, वहाँ पर क्या होता था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर ये सामान है तो उस पर ये लोग सिग्नेचर कर देते थे कि ये दस्तक है, ये मतलब इस पर आपको टैक्स नहीं देना है, और वो कागज़ दिखा करके वो अंग्रेज लोग जो है चले जाते थे। अब हुआ ये कि दस्तक का दुरुपयोग हुआ। जैसे वो अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग व्यापार अधिकारी हैं वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, पर्सनल ट्रेड, उसमें भी वो दस्तक का इस्तेमाल करते थे, जबकि उस पर टैक्स लेना चाहिए बंगाल के नवाब को। दूसरा वो क्या करते थे, दस्तक बेचने लग गए। जैसे जो भारतीय व्यापारी हैं उनको कहा कि भाई हम आपके टैक्स का आधा हमको दे देना, हम आपको दस्तक दे देते हैं, यानी कि हम आपको साइन करके दे देंगे पत्र, आप पे पूरा टैक्स बच जाएगा। इस तरह से जो बंगाल का नवाब है उसको रेवेन्यू लॉस होने लगा। और अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा, ठीक है, अंग्रेज़ों का एक हम कहें तो पॉलिटिकल एम्बिशियस, उनको लगा कि यार सिराजुद्दौला तो उसके विरोधी लोग बहुत हैं, ढुलमुल व्यक्ति है थोड़ा सा, चलो उस पर थोड़ा कब्जा जमाते हैं, अपना आधिपत्य डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करते हैं। तो बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बना तो उसने मतलब इन परिस्थितियों में नवाब बना, बेचारा स्थिति थोड़ी डाउन थी। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, सबसे पहले षड्यंत्र, जैसे मैंने कहा शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफ़र ने थोड़ा सा विद्रोह किया उसके पद को लेकर, तो उसने सेनापति से पद से हटाकर मीर मदान को बना दिया। हुआ ये कि शौकत जंग जो विरोध कर रहा था उसको मनिहारी का युद्ध हुआ 1756 में। मनिहारी के युद्ध में इसने शौकत जंग को भी पराजित कर दिया। मगर ये पराजित तो हो गए, पर इनके मन में सिराजुद्दौला के प्रति जो गुस्सा था, जो विद्रोह था, वो हमेशा बना रहा, और इसी का फ़ायदा उठाया किसने, अंग्रेज़ों ने। दरअसल क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम की जो कोठी बनी थी उसने जांच करने का कहा, है ना, और उसने क्या किया, फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों को आदेश दिया कि भाई हमारे क्षेत्र में आप आपने जो दुर्ग बनाया, कोठी बनाई हुई है, उस कोठी पर आप जो है ना वो तोपें उतार लो, और उसका जो फोर्टिफिकेशन आप कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन उसका दीवार बना रहे, वो आप बंद कर दो। फ्रांसीसियों ने तो बात मान ली, मगर अंग्रेज़ों ने नहीं मानी। इस बात से सिराज गुस्से में हो गया, बोले यार तुम मेरे राज्य में मेरे को ही चैलेंज दे रहे हो। सिराज नया नया राजा बना था, उसको आया गुस्सा, उसने कहा चलो रे आक्रमण करो, और आक्रमण करके पहले पहुंचा कासिम बाजार को जीता, फिर पहुंच गया फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम जब पहुंचा, खास तौर पे 15 जून 1756 को उसने फोर्ट विलियम को घेर लिया।
5 दिन तक घेरा डाले रखा लगभग, और उसके बाद में फोर्ट विलियम के गवर्नर ने क्या कर लिया, सरेंडर कर दिया और फोर्ट विलियम को जीत लिया। और फोर्ट विलियम को जीत करके जो है वहाँ का एक सूबेदार बना दिया मानिकचंद। फोर्ट विलियम माने कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता का नया नाम रख दिया उसने, अलीनगर। और मानिकचंद को जो दे दिया कि जा भाई तू ये फोर्ट विलियम और कलकत्ता का देख रेख कर, मैं तो चला वापस। कहाँ आ गया भाई साहब, अपना मुर्शिदाबाद आके बैठ गया। अब जैसे ये खबर वहाँ पहुंची, कहाँ, मद्रास। भाई मद्रास जो था उनका अंग्रेजों का वो था, एपिसेंटर था, सेना का मुख्यालय एक तरह से। अब अंग्रेजों ने बोला यार ये तो बड़ा बुरा हो गया। इसी बीच में ध्यान रखना है ना, अब जो है वो वहाँ पहुँचा। अब क्या हुआ कि इसी बीच में एक घटना जिसका जिक्र होता है वो है काल कोठरी की घटना। क्या है, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, अब मैंने कहा 15 जून 1756 को कलकत्ता पहुंचा। अब हुआ ये कि काल कोठरी की घटना है क्या कि जब उसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया था, फोर्ट विलियम मतलब अंग्रेजों का किला, तो ना फोर्ट विलियम के ऊपर एक रूम है। कहते हैं कि वो रूम जो है वो 18 फुट लंबा है, 14 फुट 10 इंच चौड़ा है। एक रूम था, कोठरी। और उस रूम में सिराजुद्दौला के आदेश पर उसके सैनिकों ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और उसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, सीनियर सिटीजन भी थे, और सब अंग्रेज। 146 पीपल्स को अरेस्ट करके अंदर पटक दिया, इंक्लूडिंग वुमेन्स, children and senior citizen, and all they are basically Britishers. Next day morning जब दरवाजा खोला तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, इंक्लूडिंग हॉलवेल। हॉलवेल वाज द डेप्यूटी गवर्नर ऑन दैट टाइम। हॉलवेल डेप्यूटी गवर्नर था वहाँ का, फोर्ट विलियम का। तो बोले 23 व्यक्ति जिंदा बचे, किसने में से, 146 में से। ये बात जब मद्रास पहुंची कि सिराज ने हमारे अंग्रेजों के साथ ऐसा कर दिया, तो उनके अंदर ना एक गजब का जोश आ गया। बोले यार ये तो गलत कर दिया, तो इसने हत्याकांड कर दिया, सिविलियंस को मार दिया। हॉलवेल ने कहा साहब बहुत मारा साहब, मैं भी था अंदर। 23 लोग जिंदा बचे थे, इंक्लूडिंग हॉलवेल। अब इस घटना को लेकर के क्वेश्चन मार्क उठता है। पहला क्वेश्चन मार्क कि क्या 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े रूम में 146 लोगों को अंदर घुसाया जा सकता है? अच्छा, जून का टाइम है, बहुत गर्मी थी, सफोकेशन के कारण लोग मर गए, ऐसा कहते। दूसरी बात यह है कि हॉलवेल के अलावा और कोई भी हिस्टोरियन, कोई व्यक्ति इस घटना का जिक्र नहीं करता। वो जो 23 लोग जिंदा बचे थे उनमें से एक हॉलवेल ही बताता, बाकी 22 लोग तो कभी नहीं बताए। तो इस घटना का ऑथेंटिफिकेशन आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, मगर इससे अंग्रेजों को सिराज के खिलाफ युद्ध करने का एक वाजिब कारण मिल गया। तो ये हो गया, उस पर कब्जा कर लिया कलकत्ता का। कलकत्ता का नाम क्या, मानिकचंद को सूबेदार बना दिया और नाम रखा क्या, अलीनगर। याद रखना, अलीनगर। अलीनगर किसका नाम था, अलीनगर बोलो, कलकत्ता का नाम था। किसने रखा, सिराज ने रखा। ठीक, अब क्या हुआ कि मद्रास से एक सेना चली, एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लाइव आ गया यहाँ पर, वही क्लाइव जो बाद में इतिहास में बंगाल को जीतने वाला व्यक्ति और अंग्रेजों की जड़ों को मजबूत करने वाला व्यक्ति था, क्लाइव। तो ये रॉबर्ट क्लाइव आ गया, पहुंच गया कलकत्ता। अब जैसे ही कलकत्ता पहुंचा, समुद्र के रास्ते से भी गए और एक सेना और एक स्थल मार्ग से। अब यार मानिकचंद बैठा है, बोले कलकत्ता का अधिकारी अंग्रेजों को घुसने नहीं दे रहा है। क्लाइव बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने कहा अच्छा हम लोग बड़े शिकायत करते हैं, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है। भाई ये कॉलोनियल पीरियड का है, हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। ये अंग्रेज लोग दे करके गए, सिखा के गए हमको कि जो रास्ता, जिस रास्ते पर तकलीफ हो वहाँ पैसा दे दो, आसान हो जाएगा वो रास्ता। मानिकचंद
अच्छा, उसको ये बात पता था कि यार माणिकचंद ना घूसखोर आदमी है। वो माणिकचंद को बुलाया, बोले इधर आ, इधर आ। माणिकचंद, कलकत्ता नहीं दूंगा, सिराज ने बोला है, सिराज के लिए जान दे दूंगा। वो बोला क्लाइव, अबे इधर तो आ बे यार, बैठ मेरे साथ। कितना पैसा लेगा? 5 लाख। कलकत्ता नहीं दूंगा। 10 लाख। कलकत्ता नहीं दूंगा। 15 लाख। चलो थोड़ा दे दूंगा। तो है नहीं कि कुल मिलाकर बात ये हुआ कि जो माणिकचंद था, कलकत्ता का सूबेदार, कलकत्ता का प्रमुख अधिकारी, उस नालायक ने पैसे की खातिर अंग्रेजों को कलकत्ता में इंटर करने का मौका दे दिया और फोर्ट विलियम पर फिर से कब्जा हो गया। किसका? अंग्रेजों का। ये खबर उड़ती उड़ती पहुंच गई मुर्शिदाबाद। सिराज तेज में आ गया, मगर अब करता क्या बेचारा। अच्छा, ये जब कलकत्ता को जीता था ना, तो ये हालवेल सहित कई सारे लोग फुल्टा आइलैंड भाग गए थे। पास में है वहां कलकत्ता के फुल्टा आइलैंड, वहां से भी वो वापस आ गए। अच्छा, नीचे से मजबूत सेना भी आ गई, नौसैनिक भी बहुत मजबूत थी अंग्रेजों की, वो पहुंच गए कलकत्ता। अब सिराज को लगा यार अंग्रेज तो बहुत बुरी तरह से चिढ़ गए हम पे। उसने कहा क्या किया जाए? क्लाइव ने कहा देखिए मिस्टर सिराज, आई डोंट वॉन्ट टू वॉर एनी मोर। भैया हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम काहे युद्ध करेंगे। सिराज बोला क्या चाहिए? संधि कर लो। देखो, अब अंग्रेज और सिराज के बीच में एक संधि हो गई। क्या हो गई? एक संधि हो गई, एक ट्रीटी हो गई। और ट्रीटी कैसी? ट्रीटी ऑफ अलीनगर, और जो हुआ 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को, बिटवीन क्लाइव एंड सिराज। क्लाइव बोला देखो सिराज बाबा, आप नए नए राजा बने हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें फोर्ट विलियम की किलेबंदी का अधिकार दे दो। सिराज ने बोला ओके। फिर क्लाइव बोला कि हमें व्यापारिक करने की अनुमति दे दो। उसने कहा ओके। सिराज ने बोला देखो हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, आप मेरे विद्रोहियों को शरण नहीं दोगे। क्योंकि इसके पहले क्या था कि खास तौर पे जो बंगाल के जो जैसे एक व्यक्ति था राजवल्लभ, उसका बेटा था कृष्णदास, वो कुछ पैसा लेके सिराज का चला गया अंग्रेजों के पास, उसने शरण दे दिया। तो सिराज ने कहा देखिए भैया, आप ना हमारे विद्रोहियों को अपने शरण नहीं दोगे, और अगर कोई बंगाल पर आक्रमण करता है तो आप हमारी मदद करोगे। क्लाइव ने कहा ओके। तो ये अलीनगर की संधि। अब बात ये उठती है कि सिराज जब शासक था, जब उसकी स्थिति मजबूत थी, फिर वो संधि करने पे मजबूर क्यों हुआ? तो बच्चा उसका सबसे बड़ा कारण है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। उस समय पर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में बैठा था और भारत के कई सारे राज्यों को जीत रहा था। सिराज को इस बात का डर था, भय था कि अगर अहमद शाह अब्दाली बंगाल में आता है, क्योंकि लुटेरा था, बंगाल तक आएगा तो हमें अंग्रेजों की मदद की जरूरत पड़ेगी। यही सोच करके उस भले भाले मानुस ने अलीनगर की संधि कर ली। अंग्रेजों ने इसलिए संधि की क्योंकि उनको पता था कि सिराज को ऐसे डायरेक्टली नहीं हरा सकते, उसकी सेना मजबूत है। तो पहले जो लोग इसके विद्रोह में हैं, विद्रोही हैं, जो इसके खिलाफ हैं, षड्यंत्र करते हैं इसके खिलाफ, उनको दोस्त बनाओ। इसकी पहले जमीन नीचे से खसका दो, जब जमीन ही खसक जाएगी तो फिर उड़ा देंगे किसी भी दिन बैठ करके। क्लाइव यही सोच रहा था। क्लाइव जो है बहुत शातिर आदमी था। उसने कहा ठीक है। अब क्या हुआ आगे, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई, किसी के दिमाग में कुछ बात। क्या हुआ कि दोनों आपस में संधि करके अपने अपने घर बैठ गए। अच्छा, ये पता था सिराज को कि अंग्रेज मानेंगे नहीं भाई, हैं, ये जरूर युद्ध करेंगे। तो सिराज ने क्या किया कि अपनी सेना में जो है सेना का जो मीर जाफर था, उसने सेना को भड़काया और एक विद्रोह करवा दिया। तो
सैलरी को लेकर सिराज ने उस विद्रोह का दबाया और मीर जाफर को फिर से सेनापति भी बना दिया। बोले ठीक है यार भाई तुम बन जाओ मुत्तहर थाना। अंग्रेज भी ये बात जानते थे कि यार सिराज से लड़ना पड़ेगा क्योंकि अपनी कठपुतली शासक यहाँ बिठाना ही पड़ेगा आपको। ठीक हुआ ये कि दोनों में मतभेद बढ़ गए, खासतौर पे कब, जब अंग्रेजों ने एक फ्रांसीसी जो सेटलमेंट था चंद्रनगर उस पर अधिकार कर लिया। ये सीधा चैलेंज था। अच्छा, अंग्रेजों को लगता था कि सिराज जो है ना वो गुप्त रूप से सीक्रेटली फ्रांसीसियों के साथ में समझौते कर रहा है अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए। मगर हुआ ये, वो गलत फहमियाँ थी। कुल मिलाकर बात ये है, तो जो सिराजुद्दौला है उसने जब अलीनगर की संधि की तो मीर जाफर, अमीन चंद जगट से, ये सब लोग वैसे थे जो षड्यंत्रकारी थे। अब चंद्रनगर को जब जीता मार्च 1757 में, तो क्लाइव ने ये कहा कि सिराज ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया। यह आरोप लगा करके सिराज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके पहले उसने मीर जाफर से मुलाकात की। मीर जाफर को बोला देखिए भाई मैं जानता हूँ तेरे साथ बुरा हुआ है ना, क्या है, जो लोग असंतुष्ट हैं ना उनकी भावनाओं को सामने निकाल करके उनके साथ एग्रीमेंट करना है अंग्रेजों की खासियत है। ऐसे कई सारे लोग चालाक होते हैं ना। अच्छा, मीर जाफर नाराज तो था, राय वल्लभ भी नाराज था, है ना, अमीन चंद भी नाराज था। तो हुआ ये, मीर जाफर को बोला देख भाई तुझे क्या बनना है, नवाब बनना है ना, मैं बनाऊंगा। क्लाइव बोला मैं बनाऊंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू नवाब बन जा, तू मेरा भाई है। सिराज गलत आदमी है, साथ मत दे इसका। मीर जाफर बोला यार सिराज को हटाएं कैसे। क्लाइव बोला मैं युद्ध करूंगा, तू सिर्फ अपनी सेना को शांत रखना, तू सिर्फ अपनी सेना को शांत रखना। मीर जाफर ने बोला ओके। तो सेनापति भाई साहब बंगाल के, एक सेनापति के नैतिक चरित्र के पतन के कारण बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत गुलाम बन गया अंग्रेजों का। मीर जाफर को लगा कि मुझे बंगाल का नवाब बना देंगे, बाद में इतिहास वक्त बताता है कि उसको भी हटाया गया। अंग्रेज कभी किसी के सगे नहीं हुए। ठीक, अब देखो इस बात पर बड़े विवाद हो सकते हैं, मगर मैं सिर्फ इतिहास पढ़ा रहा हूं, है ना। ये अच्छी बात है कि आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय वंश से संबंधित हैं, भारत के दामाद हैं। मगर भाई साहब मैं सिर्फ इतिहास में अंग्रेजों का चरित्र पढ़ा रहा हूँ, इससे अलावा और कुछ भी नहीं ना। तो मेरी बातों को कोई अन्यथा ना ले। मैं सिर्फ इतिहास के जो अंग्रेजों ने किया कॉलोनियल पीरियड के दौरान, मैं सिर्फ उस चरित्र को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस बात से नाराज होना चाहिए। तो अंग्रेज लोग बड़े सियाने किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कर लिया कि क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर नाराज था। अब क्या हुआ, उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो सिराज की सेनाएं भी पहुंच गई। 23 जून 1757 की तारीख है। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील की दूरी पर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी एक गांव है, उस गांव में पहुंच गए दोनों। ठीक, तो ये इतिहास में कहलाता है प्लासी का युद्ध, जो हुआ 23 जून 1757 को। कब हुआ बच्चा? 23 जून 1757, प्लासी का वॉर। अब इस युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज सेना और एक तरफ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है क्लाइव सबसे ज्यादा माइंडेड खोपड़ी था वो अंग्रेजों का। और दूसरा है नेतृत्व हमारा बंगाल की सेना का कर रहा है मीर जाफर, पारतीफ खां और राय दुर्लभ। और ये सब लोग क्या थे? राजद्रोही। सिराज की सबसे बड़ी गलती यहां, जब उसे पता था मीर जाफर अंग्रेजों के साथ में षड्यंत्र कर रहा है, उसी को तुमने चौकीदार बना दिया। इसको बोलते हैं विजनरी नहीं होना। इसको बोलते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना।
देशद्रोही को तुमने सेना की कमान सौंप दी। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? ये तो हार का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब भैया सुबह सुबह जो है, अच्छा 22 जून को ही युद्ध शुरू होने वाला था, 22 जून को युद्ध शुरू होने वाला था, ठीक है। मगर हुआ क्या, मीर जाफर ने बोल दिया, बोले अभी युद्ध को अपन टाल देते हैं, 1 जून लेट कर दिया। इस बीच में मीर जाफर ने सेनाओं से साठगांठ कर ली। युद्ध शुरू हुआ 23 जून की सुबह सुबह 9 बजे। सिराजुद्दौला की जो फ्रंटियर आर्मी थी, मतलब जो फ्रंट में आर्मी थी, उसमें सेना का नेतृत्व कर रहे थे मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान बहुत दमदारी से युद्ध लड़ा, मगर मारा गया। मोहनलाल भी मारा गया। मीर जाफर गया सिराज के पास, बोले सिराज जी आप युद्ध से निकल लो। सिराज युद्ध छोड़ करके मुर्शिदाबाद भाग गया। ये दूसरी गलती। इसके कारण परिणाम, ये मेंस का टॉपिक है बच्चा, मैं मेंस की क्लास में डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब ये जो है सिराज वहां से युद्ध छोड़ करके भाग गया 2000 घुड़सवारों के साथ, और मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं को लेकर के चुपचाप खड़े रहे, और क्लाइव इस युद्ध को बिना खास लड़ाई लड़े ही जीत गया। अब ये सोचने की बात है कि अंग्रेजों की सेना में 950 यूरोपियन सैनिक थे, 100 यूरोपियन तोपची थे, 50 नाविक थे, 2200-2300 भारतीय सैनिक थे, जबकि नवाब के पास 50,000 की सेना थी। मगर फिर भी सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि इसीलिए युद्ध के बारे में कहा जाता है कि युद्ध ना होकर के एक विश्वासघात मात्र था। सिराज की जो सेना थी उसमें 500 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के केवल 65 सैनिक ही इसमें मारे जाते हैं। यानी ये विश्वासघात था। मुर्शिदाबाद पहुंचा सिराज युद्ध छोड़ करके, तो वहां मीर जाफर के बेटे ने उसको पकड़ लिया, मीरन ने, और मुर्शिदाबाद बंदी बना करके उसको किले के बाहर लाया गया और वहीं पर उसको मार दिया गया। मुर्शिदाबाद के किले में उसको मार दिया गया। सिराजुद्दौला का यह हश्र तो होना ही था, क्योंकि वो गलती पे गलती किया गया, युद्ध छोड़ करके भाग गया। मुझे तो टीपू सुल्तान बहुत अच्छा लगता है। टीपू सुल्तान जिसका स्टेटमेंट था कि अंग्रेजों का गुलाम बनने से अच्छा है लड़ते हुए शहीद हो जाओ। ये सिराज के चरित्र की दुर्बलता थी, और मीर जाफर जैसे लोगों के चरित्र की नैतिकता में कमी थी, जिससे बंगाल जैसा प्रांत अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया। अब बहरहाल मीर जाफर ये मारा गया, हमारे सिराज भाई साहब मारे गए। सिराज के मारे जाने के बाद में जो है अब अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान हो गया। प्लासी का युद्ध वो जीत गए। मीर मदान मोहनलाल याद रखना मारे गए। सिराजुद्दौला की हत्या मीरन ने कर दी। और एक बंगाली कवि हैं जिनका नाम है कवि नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन ने कहा, भारत में अनंत अंधकारमय रात्रि प्लासी के युद्ध के बाद आरंभ हो जाती है। भारत में अनंत अंधकार की रात्रि प्लासी के युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों की लूट प्रारंभ होती है। मीर जाफर 25 जून को पहुंचा मुर्शिदाबाद, खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया, और अंग्रेजों को उसने कई सारे गिफ्ट दिए। वो क्या दिए वो हम आगे बात करेंगे। तो ये प्लासी का जो युद्ध था, ये प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हुई, लूट खसोट की शुरुआत हुई, भारत के इकोनॉमिकल ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, भारत की राजनीतिक सत्ता पर अंग्रेज द्वारा पहला पपेट राजा बिठाया गया, अपना तोता बिठाया गया मीर जाफर। भारत की राजनीतिक
विरासत अंग्रेजों की तरफ धीरे 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 यहीं से खसकना शुरू हुई और भारत में जो है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी का एक दौर का प्रचलन भी यहाँ से हो गया। अब अंग्रेजों ने सब ये ऐसा क्यों किया, क्या कारण थी, एक पूरा चैप्टर है कोलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशवाद। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अंग्रेज आखिरकार ये लूटते क्यों थे, क्या विचारधारा थी अंग्रेजों की, क्यों अंग्रेज भारत को जीतना चाहते थे। इन सब प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा उस चैप्टर में जो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लासी का युद्ध तो खत्म हो गया, सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गई, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। इन सब घटनाओं से इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी एक जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो है प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो बच्चा, प्लासी का युद्ध और उस प्लासी के युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे, जो परिणाम रहे, वो क्या रहे, ये आपसे एक प्रश्न बनेगा और मुझे लगता है आपको इसका तैयारी करना ही चाहिए। तो प्लासी के युद्ध के परिणाम। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि परिणाम क्या क्या रहे होंगे। सबसे पहले हम देखें तो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, राजनीतिक परिणाम क्या रहे। भाई सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम ये रहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो व्यापारिक कंपनी अब बंगाल में किंग मेकर बन गई। क्या बन गई? किंग मेकर बन गई। भाई पहले उसने मीर जाफर को नवाब बनाया, फिर उसने मीर कासिम को बनाया, यानी वो अपनी मर्जी से नवाब बनाने लगी और उतारने लगी, किंग मेकर की भूमिका में आ गई। प्लासी के युद्ध से जो कंपनी है, कंपनी कठपुतली शासकों को बिठा करके अपने आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करना चाहती थी, वो सिक्योर करना चाहती थी, इकोनॉमिकल प्रॉफिट जो बंगाल की भूमि से उसको मिलना था। दूसरी बात कि प्लासी के युद्ध के बाद में एक राजनीतिक परिवर्तन ये आया कि उस समय पर फ्रांसीसियों से झगड़ा तो चल ही रहा था, कहाँ पर? नीचे दक्कन में। तो कंपनी जो है बंगाल की राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल फ्रांसीसियों के खिलाफ करने में कामयाब रही और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से पॉलिटिकल पावर के तौर पर एमर्ज होती चली गई हिंदुस्तान में। ठीक, दूसरा इसका इंपैक्ट क्या पड़ा बच्चा प्लासी के युद्ध का, वो है सैन्य परिणाम, मिलिट्री। तो मिलिट्री इंपैक्ट क्या पड़ा, मिलिट्रिकल चीज़ों में क्या बदलाव आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में भले ही एक सैनिक लड़ाई न लड़ी हो, मगर कंपनी को बंगाल से मजबूत धन आपूर्ति हुई और उस धन आपूर्ति से, उस पैसे के इकोनॉमिकल रिसोर्सेज से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में और ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ और दक्कन में फ्रांसीसियों के खिलाफ उसने न केवल अपनी विजय हासिल की, बल्कि बंगाल के अलावा जो दूसरे राज्य थे, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो सिख राज्य हो, चाहे वो फिर कर्नाटक स्टेट्स हो, चाहे वो दूसरे मैसूर राज्य हो, इन सबको पराजित करने में उसका ये सैनिक ताकत मजबूती से काम आया। सैन्य शक्ति के तौर पर जब मजबूत हुई तो जो हिंद महासागर था उसके और भी कई सारे हार्बर्स थे, पोर्ट थे, बंदरगाह थे, रणनीतिक तौर पर इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर भी, हिंद महासागर के क्षेत्रों पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया और यूरोपियन एकमात्र ऐसी ताकत रही हिंदुस्तान में जिसने आने वाले 200 साल तक फिर हिंदुस्तान पर राज किया। तो सैन्य परिणाम ये रहा। अब इसका आर्थिक परिणाम क्या हुआ? भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा कि बंगाल की प्लासी के युद्ध से ही भारत के आर्थिक लूट का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब क्या हुआ? पहले अब उसने, मीर जाफर ने क्या किया, कई सारा पैसा दिया, करोड़ों रुपया दिया, क्लाइव को भी दिया, व्यक्तिगत तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। उसने 24 परगना की जमींदारी दे दी, वहाँ की साहूकारी दे दी। कंपनी अब बंगाल से रेवेन्यू वसूलने लगी। अभी हम पढ़ेंगे बंगाल में द्वेष शासन भी बक्सर के युद्ध के बाद। तो कंपनी यहाँ से रेवेन्यू वसूलने लगी। पहले कंपनी को हिंदुस्तान से सामान खरीदने के लिए, खासतौर पे बंगाल से खरीदने के लिए इंग्लैंड से पैसा बुलाना पड़ता था, बुलियन, सोना चांदी वगैरह। मगर अब वो यहाँ से जो राजस्व वसूलता है उसी पैसे से सामान खरीदने लगी, यानी इंग्लैंड से जो भारत की तरफ पैसा आता था वो
बंद हो गया। दूसरी बात कि आर्थिक लूट शुरू हुई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे वो इतने करप्ट थे, भ्रष्ट थे कि हर कोई इंग्लैंड का अधिकारी ये सोचता था मुझे हिंदुस्तान में जॉब मिल जाए, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ वो आते थे भिखमंगों की तरह मगर करोड़पति बनकर के हिंदुस्तान से जाते थे। तो आर्थिक लूट का दौर जो है वो शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ यहाँ से मिला और उसने खूब सारा धन भी यहाँ से कमाया। कंपनी ने खास तौर पे उस धन का इस्तेमाल जो है व्यापारिक फ़ायदे के लिए ज़्यादा किया। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत के लोगों पर जो है रेवेन्यू सिस्टम भी यहीं से अपना कब्जा जमाना शुरू किया, यानी भारत के रेवेन्यू सिस्टम पर भी उनका आधिपत्य शुरू हो गया। बंगाल में व्यापार करने की पूरी तरह से छूट मिल गई और ये बंगाल के व्यापारिक लाभ जो है वो भारत के नवाब, बंगाल के नवाब के लिए तो घाटे का सौदा रहा मगर कंपनी के लिए क्या रहा, वो फायदे का सौदा रहा। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध का जो परिणाम रहा वो ये रहा कि भारत में अनंत काल के लिए लूट का प्रारंभ हो गया। बुरा दौर हमारे देश में प्लासी के युद्ध के बाद ही प्रारंभ होता है। तो प्लासी का युद्ध उसके कारण, अच्छा कारण सबको पता है, मैंने बताए थे, फ्रांसीसियों से उसके संबंध, ठीक है, फिर उसके मीर जो सिराजुद्दौला है उसकी आदेशों की अवहेलना करना, क्लाइव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये सब उसके कारण है। कारण और परिणाम पर क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को तैयार करना चाहिए इसको। तो फिलहाल में ये प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे खत्म हुआ। प्लासी का युद्ध याद रखना भैया, क्या स्टोरी थी। प्लासी के बाद अब आएगा बक्सर। तो बक्सर का युद्ध क्या था उसकी कहानी अगले वीडियो में। जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए आधुनिक भारत की सीरीज। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप हमें बिल्कुल बताइए। हो सकता है कई बार पढ़ाते समय पर, बोलते समय पर कुछ फैक्चुअल डेटा कुछ मिसमैच हो सकता है, ठीक, गलती हो सकती है, तो इन चीज़ों को लेकर आप मुझे अवगत कराते रहिएगा। तो गाइस चलिए अगली क्लास में मिलते हैं भैया। जो हमसे नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और ख़ास तौर पे जो बच्चा ऑफलाइन पीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, वो हमारे इंस्टीट्यूट पर हमसे मिले। तो गाइस कोई भी समस्या हो तैयारी को लेकर के संपर्क करें हमसे। जय हिंद, जय भारत।